हेलो डियर फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने घर पे सेफ होंगे। डियर ऑल, ये सेशन जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये सीएस प्रोफेशनल और सीएस एग्जीक्यूटिव दोनों स्टूडेंट्स के लिए। ऑलराइट, जी हाँ, आईबीसी आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि देखिए एग्जाम में अक्सर इससे क्वेश्चन पुट अप किया जाता है, तो सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए भी और सीएस प्रोफेशनल दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इजी है, याद रखिएगा। आपके लिए यहाँ पर हैंडमेड नोट्स रेडी किए गए हैं ताकि आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक है। तो इसको मैं बहुत ही आराम से आपके साथ डिस्कस करूंगा। आपको बिल्कुल मैं यकीन दिला रहा हूँ, आपको इस सेशन को सुनते सुनते चैप्टर याद हो जाएगा। थोड़ा वक्त लगेगा हमको उसको याद करने में, क्योंकि कुछ ऐसे टर्म्स होंगे जिसके साथ आप ऑलरेडी फैमिलियर होंगे। जी हाँ, जो सीएस प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हैं वो कुछ टर्म्स के साथ बहुत फैमिलियर होंगे। सीएस एग्जीक्यूटिव जिन्होंने पहली बार ये पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन स्टार्ट करूंगा ताकि उसके बाद ये चैप्टर समझना और इजी हो जाए, ठीक है। और सीएस प्रोफेशनल स्टूडेंट्स भी इस बात को सुन सकते हैं। देखिए, इंडिया में आईबीसी के आने से पहले, जी हाँ बिल्कुल, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड 2016 के आने से पहले एक बहुत बड़ा चैलेंज था। चैलेंज ये था कि जनरली ऑब्जर्व किया जाता था कि जो एंटिटीज हैं, जी हाँ, जो एंटिटीज हैं या इंडिविजुअल्स हैं, जी हाँ, क्योंकि इस कोड ने सबको एक साथ लिया है, तो क्या समझेंगे कि ऐसे एक एग्जांपल समझते हैं कि कोई भी डेटर, जी हाँ, जिसने आपसे कोई ट्रांजैक्शन किया और ट्रांजैक्शन करने के बाद में वो आपको पेमेंट नहीं कर रहा है, वो आपको अपने फिनेंशियल जो ऑब्लिगेशंस बनते हैं उसके, जो उसके ऑब्लिगेशन, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन उसे फुलफिल नहीं कर रहा है, तो जनरली क्या होता था, उसके लिए आपको कोर्ट्स को अप्रोच करना पड़ता था, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास जाना पड़ता था। जी हाँ, इंडिविजुअल केसेस में और पार्टनरशिप केसेस में आज भी हम डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल ही जाते हैं, लेकिन नंबर ऑफ कोर्ट्स होती थी और कंफ्यूजन ये होता था कि किस कोर्ट जाना है। तो पहले तो इसी में बहुत वक्त लग जाता था कि किस कोर्ट में जाके पहले एप्लीकेशन लगानी है अपनी मनी रिकवर करने के लिए, चाहे आपने किसी को फाइनेंस प्रोवाइड किया हो या आपने किसी को गुड्स या सर्विसेज डिलीवर किए हो, उनकी पेमेंट रिसीव करनी है, ठीक है। अब उस देखो कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो आप पहले कोर्ट पहले फाइंड आउट करेंगे किस कोर्ट में जाएं, किस कोर्ट की जुडिक्शन में मामला जाएगा, फिर उस कोर्ट में सूट फाइल करेंगे, सूट फाइल होगा, फिर प्रोसीडिंग्स स्टार्ट होंगी, हियरिंग्स होंगी, इट टेक्स टू मच टाइम। अब ये प्रोसेस में बहुत सारा टाइम लेगा। अच्छा, अब इसको हमारे कंट्री के अंदर ऑब्जर्व किया गया कि जो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम बहुत ही ड्रास्टिक प्रॉब्लम है। इसे सॉल्व करने के लिए वी नीड अ काइंड ऑफ व्हाट प्रोसेस, ऐसा एक प्रोसेस का हमको जरूरत है, एक ऐसे प्रोसीजर हमको चाहिए जो एक क्विकली रिड्रेस कर सके ऐसी प्रॉब्लम्स को। ऑलराइट, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूं। देखिए, ऐसे समझिएगा, एक इंसान ने, मान लीजिएगा, अपने किसी इंसान ने, एक इंसान ने मान लीजिए दूसरे इंसान को कुछ लोन्स प्रोवाइड किए, मान लीजिएगा फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए लोन का दिया, ठीक है। अब 10 लाख रुपीज उसको वापस मिल नहीं रहे हैं क्योंकि सामने वाली पार्टी इंटेंशनली या अनइंटेंशनली उसको पेमेंट वापस नहीं कर रही है, ठीक है। अब क्या चैलेंज बन गया यहाँ पे, बहुत बड़ा चैलेंज ये बन गया कि सर अगर ये पेमेंट जो एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को करना है वो कर नहीं रहा है पेमेंट, और सर इसके लिए वो कोर्ट जाएगा, कोर्ट चक्कर लगाएगा, फिर कोर्ट एप्लीकेशन जाएगी, पिटीशन, मतलब सर इतना लेंदी प्रोसेस होने के बाद में भी अगर जजमेंट आने में इतने साल लग जाएंगे, और पता लगा जजमेंट आ भी गया और उस आदमी, जिस आदमी ने लोन या जिस तरह का भी बोरोइंग्स की थी, याद रखिएगा, या ट्रेड डेट्स थे, याद रखिएगा, व्यापार में जो उधार होते हैं उसे बोल रहा हूँ, ट्रेड डेट्स थे, वो रिकवर करने में अगर सालों बीत गए, तो सामने वाली पार्टी, जी हाँ, जिसकी ऑब्लिगेशन है पे करने की, उसकी एसेट्स की वैल्यू तो ग्रेजुअली बहुत कम हो जाएगी। ऑलराइट, अल्टीमेटली क्या रिजल्ट निकलेगा कि जो अमाउंट डेट का था वो रिकवर हो भी जाएगा तो बहुत कम रिकवर हो पाएगा। और जब ये ऑब्जर्व किया गया कि यूएस, यूके जैसी कंट्रीज में ऐसे मामले, जी हाँ, डेट रिकवरी के मामले 1 से 2 साल में खत्म हो जाते हैं। जी विश्वास कीजिएगा, पाकिस्तान में इसे ज्यादा साल नहीं लगता, 2 साल, 2.5-3 साल के आसपास टाइम पाकिस्तान को लगता है। हमारी कंट्री में यह ऑब्जर्व किया गया कि 4.5 5 साल एक एवरेज टाइम पीरियड था डेट रिकवरी में। जी हाँ, ये एक एवरेज टाइम बता रहा हूँ। 8 से 10 साल, 12 साल के भी मैटर्स आपके सामने, आपकी नॉलेज में आए होंगे। अगर आप चाहें तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सहारा इंडिया, जहां पर डेट रिकवरी में बहुत वक्त लगा। ऑलराइट,
एंड देयर नंबर ऑफ एग्जांपल्स। सो मेरा पॉइंट क्या है वो कहने का कि आईबीसी का आने का बहुत बड़ा रीजन क्या था कि जो डेट रिकवरी से रिलेटेड मैटर्स हैं वो क्विकली रिड्रेस हो सके, ठीक है, उनके रिड्रेसल के लिए इसके कई सारे प्रोविजंस बनाए। जी हाँ, सीएस प्रोफेशनल के याद देखिएगा जब हम लोग इस चैप्टर में यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, जी हाँ, और सीएस एग्जैक्टिव के लिए भी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ, ठीक है। इस प्रोसीजर के अंदर आप समझ पाएंगे कि फाइनेंशियल क्रेडिटर क्या होता है, ठीक है, ऑपरेशनल क्रेडिटर क्या होता है, क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या है, ठीक है, इंटरप्रेट करूंगा। तो स्टार्ट करता हूं आज का सेशन, ध्यान सुनेगा बहुत ध्यान से, सब कुछ हैंड रिटन नोट्स में है, आपको बुक जाने का जरूरत नहीं है, आपको सिंपली यहां पे समझना है, समझने के बाद में आपको याद हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। तो सेक्शन 4 जो है, जी हाँ, सेक्शन 4 जो है आईबीसी कोड 2016 का सेक्शन 4 बड़ी जबरदस्त बात करता है। वो कहता है कि जरिए आप जाइएगा चेक कीजिएगा पार्ट सेकंड ऑफ आईबीसी कोड 2016। क्या सर? सेक्शन 4 याद कीजिएगा, सेक्शन 4 जो है आईबीसी कोड 2016 का, वो कहता है कि जाके चेक कीजिएगा क्या, पार्ट सेकंड जो है जनरली दो बातें करता है। एक कहता है इंसॉल्वेंसी, जी हाँ, और एक कहता है लिक्विडेशन। इंसॉल्वेंसी एंड लिक्विडेशन याद रखिएगा, स्क्रीन पे लिखा हुआ, लेकिन मैं कहूंगा आप मुझे सुनिए, ध्यान से सुनिएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा कि पार्ट सेकंड जो है, सिर्फ पार्ट सेकंड किसका, आईबीसी कोड का पार्ट सेकंड। सिर्फ पार्ट सेकंड के लिए हम क्या देखना पड़ेगा, सेक्शन 4 ने रेफर किया, सेक्शन 4 ने क्या रेफर किया, पार्ट सेकंड में क्या लिखा हुआ है, जी हाँ, प्रोसीजर बताया हुआ है इंसॉल्वेंसी के बारे में, इंसॉल्वेंसी क्या है एंड लिक्विडेशन। अब इंसॉल्वेंसी यहां पर याद रखिएगा, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस की बात कर रहा हूं। बेटा बहुत ध्यान सुनेगा, मैं इंडिविजुअल के या पार्टनरशिप से रिलेटेड बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि पहला ही वर्ड जो आ गया यहां पे कॉर्पोरेट आ गया। तो जितना भी हम यहां टॉपिक डिस्कस करेंगे कॉर्पोरेट बॉडी से अपना जो मनी रिकवर करना है उसकी बात करेंगे। ऑलराइट, तो कॉर्पोरेट जब बोल रहा हूं तो उसको हम एक नाम दे देंगे जिससे हमको पैसा लेना है, उसका नाम है कॉर्पोरेट डेटर, ठीक है। एक कंपनी या ऐसी कॉर्पोरेट बॉडी जिससे हमको मनी रिकवर करनी है, वो उसका नाम होगा हमारा कॉर्पोरेट डेटर। ऑलराइट, जिसको लेना है वो दो तरह का व्यक्ति हो सकता है, वो फाइनेंशियल क्रेडिटर हो सकता है या ऑपरेशनल क्रेडिटर हो सकता है, ठीक है। पूरा बात सुनना ध्यान से ताकि ये पूरा कॉन्सेप्ट समझना इजी हो जाएगा। सो एक पार्टी इसका नाम होगा कॉर्पोरेट डेटर, जिससे हमको मनी रिकवर करना है। डेटर आप जानते होंगे, क्रेडिटर आप जानते होंगे। ऑलराइट, एक दूसरी पार्टी जो है जो अपना मनी डिमांड कर रहा है वो है फाइनेंशियल क्रेडिटर या फिर ऑपरेशनल क्रेडिटर, ठीक है। अच्छा, फाइनेंशियल क्रेडिटर जैसे मैं बोल रहा हूं, मतलब यहां पर कोई बैंक, फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन, अभी मैं पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा, जिसने कहीं ना कहीं इन टर्म्स ऑफ मनी आपको देने का वादा किया था और उससे आपको उसको मनी वापस देना है। फॉर एग्जांपल, आपने बैंक से लोन लिया था, तो बैंक से अपने मनी में इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस अपने उसको आपको फंड प्रोवाइड किया गया था। सेम ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन भी डिस्कस करूंगा। अच्छा, कौन और दूसरा कौन हो सकता है, ऑपरेशनल क्रेडिटर। ऑपरेशनल क्रेडिटर कौन होगा, फॉर एग्जांपल आपको एक ट्रेड डेट्स हैं। सो ट्रेड डेट्स कैसे हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी कंपनी को, आपकी कंपनी ने, आप मान लीजिएगा आपने किसी कंपनी को क्या किया, फॉर एग्जांपल, अच्छा मैं पहले उसको क्लियर कर दूं, जब मैं वहां पे कॉर्पोरेट डेटर बोल रहा हूं ना, तो यहां पे कहना चाह रहा हूं फॉर एग्जांपल कि एक इंडिविजुअल क्या कंपनी पे केस कर सकता है, आई मीन कॉर्पोरेट डेटर पे, ऑफ कोर्स। लेकिन ये जो सेक्शन 4 पार्ट सेकंड जो है, ये स्पेसिफिकली बात कर रहा है कॉर्पोरेट डेटर से रिकवरी की, इंडिविजुअल और पार्टनरशिप की नहीं कह रहा है, वो आगे हम समझेंगे। यहां तो स्पेसिफिकली बात किसकी हो रही है, कॉर्पोरेट डेटर से रिकवरी की। तो रिकवरी करने के लिए इंडिविजुअल इसके ऊपर, इसके अगेंस्ट एनसीएलटी में एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इंडिविजुअल नहीं कर सकता, ये मामला कह रहा है कि रिकवरी किससे करनी है आपको, कॉर्पोरेट डेटर से। ऑलराइट, अच्छा अब मैं आपको जो बता रहा था कि ऑपरेशनल क्रेडिटर कौन होगा, तो ऑपरेशनल क्रेडिटर जनरली कौन होते हैं, जिनसे आपने कोई ट्रेड डेट्स अराइज हुए हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल लिया, आपके सप्लायर ने, मान लीजिएगा आपके सप्लायर ने आपको गुड्स प्रोवाइड किया, आपकी कंपनी को गुड्स प्रोवाइड किए, ठीक है। वो गुड्स आपने ले लिए, वो गुड्स लेने के बाद में याद रखिएगा आपने उनकी पेमेंट्स नहीं करी है, या आपकी कंपनी में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज हैं आपने उनकी सैलरी पे नहीं की है, या लेबर्स की वेजेस पे नहीं करी है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई गवर्नमेंट ड्यूज हैं आपने वो पे नहीं किए हैं। एग्जाम में याद रखिएगा सीएस एग्जीक्यूटिव में क्वेश्चन पुटअप किया गया है, एंड मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि वापस पूछ सकते हैं सीएस एग्जीक्यूटिव और सीएस प्रोफेशनल में भी, क्या कंपनी के एम्प्लॉइज वेजेस ड्यू के लिए या सैलरी ड्यू के लिए क्या इनिशिएट कर सकते हैं कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस की एप्लीकेशन के लिए। आंसर इज यस, प्रोवाइडेड कुछ कंडीशंस हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा आगे, कि क्या कंडीशंस पहले फुलफिल होनी चाहिए, तब कंपनी के एम्प्लॉइज भी और
इवन मैंने जैसे बताया आपको जो लेबर्स के अगर वेजेस पे नहीं करिए वो भी कर सकते हैं, ठीक है। इनकी कैटेगरी होती है जिसे हम बोलते हैं ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, ठीक है। ऑपरेशनल क्रेडिटर कैटेगरी में कौन कौन जाएगा? ट्रेड डेट्स, गवर्नमेंट ड्यूज, वेजेस या सैलरी क्लेम्स। ऑलराइट, अच्छा, अब यहां क्वेश्चन राइज होता है कि सर सेक्शन 4 में क्या एलैबोरेट करने की कोशिश की गई है। देखिए अब स्क्रीन पे आइएगा और हम सभी बातों को फटाफट से पकड़ने की कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनिएगा बेटा, पूरा ध्यान सुनिएगा, ठीक है। देखिए ये कहता है सेक्शन 4 क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, देखिएगा सेक्शन 4 बोल रहा है, आई एम सॉरी, सेक्शन 4 जो है ना बेटा वो क्या बात कर रहा है, सेक्शन 4 कह रहा है कि आईबीसी कोड 2016 इट्स अ प्रोसेस प्रोवाइड्स दैट, पार्ट सेकंड है, याद रखिएगा, इट्स अ पार्ट सेकंड, इट इज अ पार्ट सेकंड लिखा हुआ है, ये पार्ट सेकंड, यहां पे पार्ट सेकंड रेफर किया गया हुआ है, पार्ट सेकंड, ये जो है पार्ट सेकंड है, पार्ट सेकंड, ठीक है। क्या कह रहा है, ये बात करता है इंसोल्वेंसी, देखिएगा ध्यान से, इंसोल्वेंसी अप्लाई किस पे होगा, इंसोल्वेंसी एंड लिक्विडेशन पे, याद देखिएगा इंसोल्वेंसी लिक्विडेशन पे अप्लाई होता है, ठीक है। सो पार्ट सेकंड मतलब सेक्शन 4 ने अपनी डेफिनेशन दिया क्या कि आईबीसी कोड जो है इट्स अ प्रोसेस इज डिफाइंड पार्ट सेकंड, जो अप्लाई होता है किसके ऊपर, इंसोल्वेंसी एंड लिक्विडेशन पे। इंसोल्वेंसी क्या होता है इसको समझते हैं, देखिएगा कहता है इनकॉर्पोरेट इंसोल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, बार बार इसको याद रखिएगा, मैं आगे बोलने वाला हूं, CIR प्रोसेस। तो क्या कह रहे हैं हम लोग, इन CIR प्रोसेस मतलब, CIR मतलब कॉर्पोरेट इंसोल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, ठीक है, कॉर्पोरेट इंसोल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। बहुत ध्यान सुनना, याद कराएंगे, अभी गारंटी ले रहे हैं, ठीक है, बस ध्यान से जानते जाइएगा, ठीक है। कॉर्पोरेट इंसोल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, इसमें यहाँ क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ध्यान सुनिएगा। ये कहता है आपसे, कहता है दो सिचुएशन आएंगी, कहता है फाइनेंशियल क्रेडिटर क्या करेगा, एसेस करते हैं वायबिलिटी, क्या करते हैं, एसेस द वायबिलिटी किस चीज की, ऑफ डेटर बिजनेस, वायबिलिटी ऑफ डेटर बिजनेस, एंड हैव ऑप्शन या तो रिवाइव एंड रिहैबिलिटेशन। देखो समझो ध्यान से क्या करें, इंसोल्वेंसी की सिचुएशन ऐसी है जहां पर फाइनेंशियल क्रेडिटर, ध्यान सुनना बेटा, बहुत ध्यान सुनना, फाइनेंशियल क्रेडिटर क्या करेगा, एसेस करेगा वायबिलिटी। क्या वायबिलिटी एसेस कर रहा है, डेटर की बिजनेस की। वो क्या देखना चाहता है उसमें, वो देखना चाहता है कि क्या यार डेटर का बिजनेस प्रॉफिटेबली आगे वर्क करेगा। अगर उसको लगता है कि प्रॉफिटेबली आगे वर्क करेगा तो क्या देखेगा, वो क्या करेगा, यहां आगे लिक्विडेशन में नहीं जाएगा। बात समझना बहुत ध्यान से बेटा, बहुत ध्यान सुनना। पहला स्टेप ही उसका क्या है, मनी आना चाहिए उसका वापस, ठीक है, उसका पैसा वापस आना चाहिए। तो उसके सामने एक सिचुएशन खड़ी हुई है, उसको ये ऑप्शन मिला हुआ है कि वो एसेस करे, याद रखिएगा वो एसेस करेगा यहाँ पे क्या, ये ऑब्जर्व करेगा कि क्या द वायबिलिटी ऑफ व्हाट, वायबिलिटी ऑफ, याद कर लीजिएगा, वायबिलिटी ऑफ व्हाट, क्रेडिटर बिजनेस, चेक द वायबिलिटी ऑफ द क्रेडिटर बिजनेस, बोलिएगा फाइनेंशियल क्रेडिटर एसेस द वायबिलिटी ऑफ द डेटर बिजनेस, देखेगा। एंड अगर वो लगता है कि यार ये बिजनेस इसका रन करेगा, प्रॉफिटेबली रन करेगा, तो रिवाइव और रिहैबिलिटेट कर देगा, रिहैबिलिटेशन मतलब ठीक है भाई कंटिन्यू करेंगे, अभी बिजनेस में दम है। अच्छा, दूसरा कहता है इफ CIR प्रोसेस फेल्स, पता लगता है कि यार ये प्रोसेस मींस ये जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस ये कंटिन्यू नहीं हो सकता है, जहां NCLT, जी हाँ यहाँ पे बार बार एक अथॉरिटी यूज होगी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का मतलब यहाँ पे NCLT, ठीक है। आई होप जानते होंगे प्रोफेशनल स्टूडेंट्स, मैं एग्जीक्यूटिव वालों के लिए बोल रहा हूँ स्पेशली ये बात, नहीं ऐसा नहीं है कि प्रोफेशनल वाले देखे नहीं देख सकते हैं, उनको इसमें नया जब अभी डेफिनेटली नया मिलने वाला, जो बोलने वाला हूँ मैं भी, ऑलराइट। तो फेल अगर हो गया, क्या फेल कैसा हो गया, NCLT को लगा कि नहीं यार ये जो प्रोसेस हम चला रहे हो ना ये सक्सेसफुल नहीं होगा, ये नहीं चल पाएगा, ये इसमें गड़बड़ है, तो क्या होगा अल्टीमेटली समझो, तब भी वाइंड अप हो सकता है। कंपनी बोलेंगे जी वाइंड अप करो, कॉर्पोरेटर तो बंद करेंगे यार, मतलब तुम्हारा धंधा बंद, मतलब तुम्हारा कंपनी का या तुम्हारे कॉर्पोरेट बॉडी का जो एसेट्स है ना उसे क्या करेंगे अल्टीमेटली, हम कलेक्ट करेंगे, सेल करेंगे, याद होगा कलेक्ट करेंगे सेल करेंगे, मतलब कलेक्ट करेंगे मतलब कलेक्ट इन द सेंस कि लिक्विडेटर अपॉइंट होगा, लिक्विडेटर क्या करेगा, एसेट्स को कलेक्ट करेगा, सेल करेगा और जो अमाउंट आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा अमंग द फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑलराइट। अच्छा, दूसरा ऑप्शन क्या आएगा, देखो कहता है या फिर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को लगा, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, क्या फाइनेंशियल क्रेडिटर्स,
फाइनेंशियल क्रेडिटर को लगता है कि डेटर का जो बिजनेस है ना कैन नॉट रन इन प्रॉफिटेबल मैनर, डेटर बिजनेस कैन नॉट रन इन प्रॉफिटेबल मैनर। वापस सुन लीजिएगा, डेटर बिजनेस कैन नॉट बी रन इन प्रॉफिटेबल मैनर। सो सर 2 सिचुएशन आएंगी, ध्यान सुनिएगा, फटाफट से स्क्रीन पे देखते हैं, एक बार फटाफट से स्क्रीन पे देखते हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं, सेक्शन 4 ऑफ आईबीसी कोड 2016 कहता है, याद देखिए पार्ट सेकंड इसकी बात करता है, पार्ट सेकंड में 2 बातें बोली गई हैं फटाफट से, इंसॉल्वेंसी एंड लिक्विडेशन, इंसॉल्वेंसी एंड लिक्विडेशन, इंसॉल्वेंसी एंड लिक्विडेशन। सर क्या इंसॉल्वेंसी एंड लिक्विडेशन, अभी लिमिट पे मत जाना, लिमिट मत देखना, मैं जानबूझ के रोक रखा है, ठीक है। इंसॉल्वेंसी एंड लिक्विडेशन, इंसॉल्वेंसी का मीनिंग क्या है, यहाँ पे क्या करेंगे फाइनेंशियल क्रेडिटर एसेस करेंगे वायबिलिटी ऑफ व्हाट, वायबिलिटी किस चीज की वायबिलिटी चेक करनी है उनको देखना है कि दम है नहीं किसमें, डेटर का बिजनेस में दम है नहीं है, ऑलराइट, ये देखेंगे और उसको रिवैलिडेट करेंगे। रिहैबिलिटेट मतलब चलो भाई कंटिन्यू कर, ठीक है, ऑलराइट। सिचुएशन क्या राइज हो सकती है, 2 सिचुएशन राइज हो सकती हैं, या तो CIR प्रोसेस फेल हो जाएगा, अगर कैसे फेल हो जाएगा, एनसीएलटी को लगा नहीं जी रिहैबिलिटेशन से सक्सेस नहीं हो सकता या रिवाइव नहीं हो सकता, इनका बिजनेस पॉसिबल नहीं है, ये क्रेडिटर को लगा कि इनका बिजनेस जो है ना, इनका बिजनेस जो है ना, किसका बिजनेस, डेटर का बिजनेस जो है ना, डेटर का बिजनेस जो है ना, याद रखिए डेटर का बिजनेस सक्सेसफुली नहीं चल सकता है। इन दैट केस क्या होगा, ऑर्डर पास करो, किस चीज का ऑर्डर पास करो, ध्यान से देखो, वाइंड अप का। सर ऐसे कोई भी मुठा चल देगा क्या, बात पे नहीं बेटा, अब यही मैं आपको कह रहा था कि आप जरा 2 मिनट सब्र करें और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात को यहाँ पकड़ने की कोशिश करें। आइएगा देखिएगा, यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात क्या बोली गई है, ओहो यह है सर असल कहानी तो यहाँ छुपी हुई है। कहता है सर अगर मामला कितने का हुआ, 1 करोड़ का, डिफॉल्ट अगर 1 करोड़ का हुआ, डिफॉल्ट अगर 1 करोड़ का हुआ, डिफॉल्ट कितने का, 1 करोड़ का, डिफॉल्ट मतलब सर, मतलब अगर पहले आपको याद होगा 24 मार्च 2020 से पहले, याद रखिएगा 24 मार्च 2020 से पहले, जी हाँ पिछले साल, ये 1 लाख था, 1 लाख था। डियर फ्रेंड्स, उन्होंने अमेंडमेंट नहीं देखा होगा, आई होप देख लिया होगा, नहीं देखा है तो याद कर लीजिएगा। अब ये बात कितने की करता है बेटा, ये करता है 1 करोड़ रुपीज, जी हाँ। अगर डिफॉल्ट आपका, यदि याद रखिएगा कॉर्पोरेट डेबिटर ने डिफॉल्ट 1 करोड़ या उससे ज्यादा, 1 करोड़ आई मीन एटलीस्ट 1 करोड़ का डिफॉल्ट कर रखा है, भागो कहां पर, चलो इसके खिलाफ एनसीएलटी, एडजुडिंग अथॉरिटी, यहाँ पे जिसका बार बार नाम यूज किया जा रहा है, देखिए वो है एनसीएलटी, ठीक है, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। अगर कॉर्पोरेट डेटर ने डिफॉल्ट किया हुआ है, डिफॉल्ट कैसे हुआ होगा, नॉन रिपेमेंट से, नॉन रिपेमेंट किया, डिफॉल्ट हो गया, इन दैट केस कितने का है, 1 करोड़, ऑलराइट। अगर 1 करोड़ का, सर 1 करोड़ से कम है, भाई घर बैठो, दूसरे मेथड्स अप्लाई करेंगे, इतना जल्दी उसको बंद करने का कोशिश मत करो, ठीक है, इतना जल्दी लिक्विडेशन की तरफ लेके मत जाओ। सर लिक्विडेशन नहीं तो इंसॉल्वेंसी की हम बात कर लें, बेटा इंसॉल्वेंसी की बात कर सकते हैं, रिकवरी करने के हमने बताया ना मैथड्स डिफरेंट है, लेकिन आप इमीडिएटली देखिए, क्योंकि आप किसी भी क्रेडिटर के, फाइनेंशियल क्रेडिटर के हाथ में एक इतनी इंपॉर्टेंट डोर दे देते हैं क्या, कि मान लीजिए किसी इंसान ने 2 लाख 5 लाख का उधार ले रखा था और वो पे नहीं कर पाया, और सामने वाली पार्टी मींस क्रेडिटर को आप अगर ये एक मौका दे दें कि भाई देख, अगर तुमने एसेस किया इसका बिजनेस वायबल नहीं चलेगा ना, बंद करो, तो ऐसे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। अच्छा, पिछला साल हम सब लोग जानते हैं कि पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से बहुत सारे बिजनेस के ऊपर डेट बर्डन बढ़ गया था। अब 1 लाख की अगर हम लोग उस टाइम भी अगर कंटिन्यू बात करते, याद रखिएगा तो लाइन लग जाती वाइंड अप की, जी हाँ। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी ये रियलाइज हुआ कि भाई ठीक है, ऐसी सिचुएशन में जहां पर ऑलरेडी पैंडेमिक सिचुएशन है, इकोनॉमिकली कंट्री बहुत सा वर्क नहीं कर रहा है, प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, इंडिया ग्रो नहीं कर पा रहा है, इकोनॉमिकली ग्रो नहीं कर पा रहा है, डेट बर्डन्स लोगों पे बढ़ रहे हैं, आई मीन स्पेशली कॉर्पोरेट डेटर्स पे। इन दैट केस उस इंक्रीज को किया करना भी जरूरत था। अच्छा, इसे नहीं भी करते तब भी बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम था, 1 लाख रुपया और 1 करोड़ में डिफरेंस है क्या ना। एनीवेज नाउ, तो अगर डिफॉल्ट कितना है, याद रखिए डिफॉल्ट का अमाउंट याद रखिएगा 1 करोड़ रुपीज है, तब याद रखिएगा इंसॉल्वेंसी एंड लिक्विडेशन प्रोसेस के लिए फाइनेंशियल क्रेडिटर्स फाइल कर सकते हैं एप्लीकेशंस, ऑलराइट। अच्छा, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात याद आती है कि सर 1 करोड़, सर अब एक अकेले फाइनेंशियल क्रेडिटर का 1 करोड़ जरूर तो नहीं है। अच्छा, तो यहां एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डेट जो ड्यूज है ना, ड्यू जो डेट है, याद रखिएगा उसको हम ऐसे समझते हैं, जिसने एप्लीकेशन फाइल कर रहा है, एप्लीकेंट यहां पर कौन होगा, फाइनेंशियल क्रेडिटर, उसके ड्यूज जो डिफॉल्ट में हैं, और अदर जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं उधर भी अगर डिफॉल्ट्स जो होंगे, भले ही वो एप्लीकेंट नहीं है, उन्हें भी यहां पर कैलकुलेशन के टाइम पे हम देख कंसीडर करेंगे। लेट्स एग्जांपल ऑफ इट, मिस्टर ए जिनके मान लीजिएगा डेट ड्यूज थे करीबन, एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग 10 लाख रुपीज, ठीक है,
ऐसे कुछ और भी थे जिनके ड्यूज थे, ठीक है, उनको भी पे नहीं मिले हैं, उनको भी पैसा नहीं दिया गया है, लगभग उनका बाकी मिलाकर, जबकि मिस्टर ए ने एप्लीकेंट है, मिस्टर ए एप्लीकेंट है, बाकी लोगों ने उनके साथ एप्लीकेशन फाइल नहीं किया अभी, ठीक है। इन दैट केस हम जब कैलकुलेट करेंगे ड्यूज को, फाइनेंशियल ड्यूज को, तो अदर ड्यूज भी हम याद रखें, अदर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के भी ड्यूज को भी हम 1 करोड़ की लिमिट में काउंट करेंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि मिस्टर ए का ही चेक कर लीजिएगा, हम ये भी चेक करेंगे कि जो अदर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं अगर उनके भी ड्यूज हैं तो वो भी काउंट होंगे व्हाइल वी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ 1 करोड़। जब हम लोग याद रखिएगा 1 करोड़ काउंट करेंगे तब की बात है। ऑलराइट सर, ठीक है, अब क्या करना है ध्यान से चल जाइएगा। नाउ इन दैट केस व्हाट विल हैपन, ध्यान से देखना बेटा। नाउ डेटर बिजनेस गो इनटू लिक्विडेशन कब जाएगा, जब मैंने आपको बताया कि दो सिचुएशन खड़ा हो गया। पहला सिचुएशन आप लोग देख चुके हैं, मैंने बताया जैसे आपको देखिएगा स्क्रीन पे, अगर CIRS प्रोसेस फेल हो गया तब, या फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को लगा कि ये प्रॉफिटेबली बिजनेस रन नहीं करने वाला है, किसका, डेटर बिजनेस, इन दैट केस क्या होगा, लिक्विडेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और लिक्विडेशन प्रोसेस आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। लिक्विडेशन प्रोसेस में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, जो एसेट्स होती हैं, किसकी एसेट्स होंगी, किसकी, डेटर्स की। जो अपना कॉर्पोरेट डेटर होगा ना, उसके एसेट्स को क्या होगा, रियलाइज की जाएंगी। कैसे रियलाइज करेंगे, सेल करके, जी हाँ, सेल करके, और वो डिस्ट्रीब्यूट कर जाएंगी बाय द लिक्विडेटर। लिक्विडेटर कौन होगा, मैं आपको सब बताऊंगा अभी। लिक्विडेटर कौन होगा, जिनको नहीं पता मैं बताऊंगा। लिक्विडेटर क्या करेगा, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देगा अमंग द व्हाट, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, फाइनेंशियल क्रेडिटर को सेल कर देगा, ठीक, आई मीन डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, जिनका जितना बनता है। इसको मैं डिटेल में आगे समझाऊंगा। वाटरफॉल अरेंजमेंट होता है, याद रखिएगा, वाटरफॉल अरेंजमेंट मतलब होता है कि जिसकी प्रायोरिटी पहले आएगी उसकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग उनको अमाउंट पे कर दिया जाएगा, ठीक है, सिंपल एकदम। अच्छा, अब क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि सर कौन कौन लोग ऐसे हैं जो इसके लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, किसके लिए। यहां मैं बताया था आपको, भी प्रोसेस कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग, CIR प्रोसेस। CIR प्रोसेस का मतलब बता दीजिएगा, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, ठीक है। 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं इसकी, याद रखिए 3 कैटेगरी बनाई गई हैं। 3 कैटेगरी में याद रखिएगा, बहुत सिंपल सा, वैसे याद हो जाएगा हमको, सर वैसे याद हो जाएगा। कौन कौन लोग होगा, अभी तो पहला नाम बताए थे ना आपको, फाइनेंशियल क्रेडिटर, ठीक है, फाइनेंशियल क्रेडिटर एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर एंड कॉर्पोरेट डेटर इटसेल्फ। सर खुद भी डाल देगा वो, हाँ। 3 सिचुएशन समझना। सेक्शन 6 ऑफ IBC कोड 2016, सेक्शन 6 ऑफ IBC कोड 2016 कहता है हु मे फाइल एप्लीकेशन और हु मे इनिशिएट कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। 3 लोग हैं, जल्दी से याद कीजिएगा। पहला कौन है, फाइनेंशियल क्रेडिटर। दूसरा कौन है, ऑपरेशनल क्रेडिटर। तीसरा कौन है, कॉर्पोरेट डेटर इटसेल्फ, मींस कॉर्पोरेट डेटर खुद भी CIR प्रोसेस की एप्लीकेशन दे सकता है NCLT में, ऑलराइट। अच्छा, अब मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि सर यहाँ पर जो फाइनेंशियल क्रेडिटर या ऑपरेशनल क्रेडिटर है ना, ध्यान सुनिएगा, फाइनेंशियल क्रेडिटर और ऑपरेशनल क्रेडिटर, ध्यान से बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर, ये लोग जो है ना, ये कहता है फाइनेंशियल डेट इज असाइन एंड ट्रांसफर टू, मतलब सुनना बहुत ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया कंफ्यूज कर सकता है। मतलब कहता है ये 3 लोग तो बताई दिए आपको, कौन कौन, सेक्शन 6 में कौन कौन बोला हुआ है, फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर एंड कॉर्पोरेट डेटर सेल्फ, कहता है और एनी अदर पर्सन, एनी अदर पर्सन का मतलब होता है जिसको फाइनेंशियल क्रेडिटर ने या फिर ऑपरेशनल क्रेडिटर ने, जी हाँ, अपने डेट्स, जी रिसीवेबल्स, अपने रिसीवेबल्स किसी को ट्रांसफर किए हुए हैं या असाइन किए हुए हैं। लेट्स एग्जांपल ऑफ इट, आपने अपने अकाउंट रिसीवेबल किसी दूसरे के नाम ट्रांसफर किए हुए हैं या उसको असाइन कर दिए, अब जिससे आपको किसी से, मान लीजिएगा ए को पैसा लेना है बी से, तो उसने बी से लेने वाला पैसे का राइट जो है उसने सी को असाइन कर दिया, तो वो भी यहां पर फाइनेंशियल क्रेडिटर के या ऑफिशियल क्रेडिटर के बिहाफ पर, या एज अ, क्योंकि उसको राइट्स मिल गए ना, उसको राइट्स असाइन कर दिए गए, तो सी भी फाइल कर सकता है एप्लीकेशन। ऑलराइट, याद रहेगा सेक्शन 6। ऑलराइट, चलें आगे। बहुत सिंपल सी बात डिस्कस की मैंने यहाँ पे आपके साथ में। सेक्शन 4 डिस्कस किया, सिंपल सा सेक्शन 4, ठीक है।
ऑलराइट, कोई डाउट तो नहीं है इस पे? सर दो बातें होंगी फटाफट से। इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के अंदर क्या होगा, इंसॉल्वेंसी या लिक्विडेशन, इंसॉल्वेंसी एंड लिक्विडेशन सेक्शन 4 में बात बोली गई है। इंसॉल्वेंसी का मतलब है जहां पर फाइनेंशियल क्रेडिटर एसेस करेगा वायबिलिटी ऑफ बिजनेस, वायबिलिटी ऑफ बिजनेस किसका, डेटर का, बिजनेस को वायबिलिटी चेक करेगा। ऑलराइट, अच्छा, कि भैया अगर अगर बिजनेस प्रॉफिटेबल मैनर में चल सकता है तो उसको रिवाइव करेगा, लगता है नहीं चल सकता या फिर लगता है कि शेयर प्रोसेस तो फेल हो जाएगा, तो वाइंड अप का प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें लिक्विडेटर क्या करेगा, एसेट्स को कलेक्ट करेगा एंड डिस्ट्रीब्यूट कर देगा एज पर आईपीसी कोड। क्लियर एकदम? यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला, याद रखिएगा, जो भी यहां पर फाइनेंशियल डेट्स की बात होगी, बार बार फाइनेंशियल डेट्स, जी हां, फाइनेंशियल डेट्स की बात होगी, इसमें हम बात करेंगे डेट प्लस इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट भी ड्यू है, इंटरेस्ट भी अगर ड्यू है तो वो भी क्या है, फाइनेंशियल डेट। अगर डेट स्पेसिफिकली डेट ही ड्यू है तो भी फाइनेंशियल डेट है, मतलब दोनों को अलग अलग, ये दोनों को एक साथ दोनों सिचुएशन में कंसीडर किया जाएगा, उसे भी फाइनेंशियल डेट माना जाएगा। आप बोलेंगे सर इसने प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया, इंटरेस्ट नहीं दिया है अभी तक, वो भी फाइनेंशियल डेट है, सिंपल बात है एकदम। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात आ गया बेटा, फाइनेंशियल डेट्स में क्या क्या बातें इंक्लूड होती हैं, एग्जाम में आ सकता है, ये केस बन के आ सकता है, तो आपको क्लैरिटी रहेगा कि फाइनेंशियल डेट में क्या क्या बातें कवर की गई हैं। जैसे इसने कहा मनी बोरोड अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, मनी बोरोड अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। लेट्स एग्जांपल ऑफ इट, आपने बैंक से लोन लिया, लोन की शर्त क्या है कि उसके बदले आप एक सर्टेन परसेंटेज, जैसे फॉर एग्जांपल आपको उसके बदले 7.5% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो ये क्या हो गया यहाँ पर, मनी बोरोड अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर है? या आपने कोई भी मनी एक्सेप्ट करी है, किसमें, अंडर एनी एक्सेप्टेंस ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज, नाम सुना होगा आप लोगों ने, बिल ऑफ एक्सचेंज, जी हाँ, बिल ऑफ एक्सचेंज, जी हाँ, आपने अगर कोई भी मनी एक्सेप्ट करी है अंदर क्रेडिट फैसिलिटी, पहला मनी बोरोड अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, बोल लीजिएगा, बिल्कुल बोल लीजिएगा, याद कर लीजिएगा अभी, एक्सेप्ट द मनी, वो वापस बोलिएगा फटाफट से, पेमेंट कैसे मनी बोरो किया, मनी बोरोड कैसे किया है, टर्म क्या था उसका, याद रखिएगा, अंडर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, या अंडर एनी क्रेडिट फैसिलिटी, एक्सेप्ट द मनी अंडर क्रेडिट फैसिलिटी, एक्सेप्ट मनी अंडर क्रेडिट फैसिलिटी। ऑलराइट, ठीक है जी। या आपने कोई इशू के बॉन्ड, डिबेंचर्स, लोन, स्टॉक्स, ठीक है, नोट्स, या मनी रेज किया गया है, देखिएगा अमाउंट रेज कैसे, बाय इशूइंग बॉन्ड्स, नोट्स, डिबेंचर्स और लोन स्टॉक। आप देख रहे हैं ना, सबका सब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आ रही है, सबका सब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आ रहा है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ऑलराइट, क्लियर है? यहाँ पर क्लियर है? चलते हैं आगे, आइएगा देखिए। तो पहला तीन बात याद हुआ, मनी बोरोड अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, मनी बोरोड अगेंस्ट द, ये इसलिए याद करा, रटवा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। मनी बोरोड अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। दूसरा, एक्सेप्ट मनी अंडर व्हाट, अंडर क्रेडिट फैसिलिटी, ठीक है, जैसे एग्जांपल है बिल ऑफ एक्सचेंज। या आपने इशू किए हैं क्या, बॉन्ड्स, नोट्स, डिबेंचर्स, लोन स्टॉक्स, ये कैटेगरी है, ठीक है। या आपने कोई हायर परचेज, लीज परचेज किया है, देखिएगा, लायबिलिटी, कोई लायबिलिटी आपकी बनती है, जो लायबिलिटी आपसे रिलेट करे किससे, आपके एनी लीज, ये कह रहे हैं लीज, देखिए यहाँ पे बड़ा है, और हायर परचेज विच इज डीम्ड एज व्हाट, फाइनेंस एंड कैपिटल लीज, जी हाँ। तो कहता है कि एनी लायबिलिटी रिलेटेड टू लीज और हायर परचेज, एनी लायबिलिटी रिलेटेड टू व्हाट, एनी लीज और हायर परचेज। आप लोग जानते होंगे, मैं जानता मानता हूं कि हायर परचेज या लीज के केसेस में जब भी उसको फाइनेंस किया जाता है, तो लेसी जो होता है ना, आपने नाम सुने होंगे, लेसी नाम सुने होंगे, जिसको लेसर एंड लेसी ऑनर कब तक नहीं बनता, तब तक कि टर्म जो ऑफ लीज एंड नहीं होती। मतलब एक सिंपल वर्ड में बोलूं, एक सिंपल वर्ड में ना, आपने कोई प्लांट लीज पे लिया, उसको फाइनेंस बैंक ने किया, आपने मान लीजिएगा आपने ठीक है वो प्लांट ले लिया, अपनी गाड़ी ले लिया, गाड़ी क्या ट्रक लिया अपनी कंपनी के लिए, उसको फाइनेंस किया गया है बाय द इंस्टीट्यूशन, ठीक है। फाइनेंस इंस्टीट्यूशन याद रखेगा, उस पर अपना राइट रखेगा जब तक कि उसकी कंप्लीट पेमेंट्स नहीं होती हैं। लाइक 12 इंस्टॉलमेंट्स थी, 12 इंस्टॉलमेंट्स पे ऑफ होने के बाद आप ऑनर बनेंगे। जब तक कि आप वो 12 इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं कर रहे थे उस ट्रक की, याद रखिएगा उसका ऑनर वो बैंक ही रहेगा, तो उसका क्या हो गया, फाइनेंशियल इंटरेस्ट अटैच हो गया। ऑलराइट, तो पहला क्या बताए थे, मनी बोरोड अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, बोलिएगा मनी बोरोड अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। ऑलराइट, या मनी आपने रेज किया अंडर एनी एक्सेप्टेंस ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी, अंडर एक्सेप्टेंस ऑफ एनी क्रेडिट फैसिलिटी। दूसरा हम लोग डिस्कस किया, मनी इशू, भाई आपने मनी अमाउंट रेज किया है बाय इशूइंग बॉन्ड्स, नोट्स, डिबेंचर, लोन, स्टॉक। ऑलराइट, फोर्थ वन जल्दी से, ली अमाउंट लायबिलिटी रिलेटेड टू व्हाट, लीज एंड हायर परचेज। ऑलराइट, याद हो रहा है, याद रटा देंगे आपको और समझा भी देंगे। ऑलराइट,
रिसीवेबल सोल्ड या डिस्काउंटेड, अकाउंट रिसीवेबल सोल्ड या डिस्काउंटेड, ऑलराइट, नॉन करिंग बेसिस होता है, नॉन रिकरिंग बेसिस पे होते हैं, ऑलराइट, या एनी डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस, एनी डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन, याद रखिएगा इनको कंसीडर करेंगे मार्केट प्राइस पे, क्या सर, मार्केट प्राइस पे कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है। एंड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, याद रखिएगा ये फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है। ये काउंटर ऑफ इंडैमिनिटी आपने इंडैमिनिटी ऑब्लिगेशन रिलेटेड टू व्हाट, गारंटी आपने दिया हुआ है, किसी ने लोन लिया उसके बदले आप गारंटर बने हुए हैं, या इंडैमिनिटी बॉन्ड डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट, ये सब का सब कैटेगरीज का है जिसके अंदर क्या होगा, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन बन रहा है, ठीक है। एंड ये अमेंडमेंट के साथ ऐड किया गया है, देखिएगा, एनी अमाउंट रेज्ड, ये क्वेश्चन बन सकता है इस बार, रेज फ्रॉम अलॉटी ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, जी हाँ, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के अंदर जो भी अलॉटीज होंगे, अलॉटीज को जनरली क्या बोलते हैं, यूनिट होल्डर्स। अब देखिएगा यहाँ इंटरेस्टिंग बात क्या है, अगर कोई भी कंपनी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की कैरी कर रही है, ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, इसे यहाँ पर यूनिट होल्डर बोल रहे हैं, और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ आती है, दे आर ऑल्सो नोन एज होम बायर, बहुत ध्यान सुनना बेटा, कहता है एनी अमाउंट रेज फ्रॉम द अलॉटी, इसे हटा दीजिएगा, यूनिट होल्डर हटा दीजिएगा, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो जाए इसलिए हटा देता हूँ यूनिट होल्डर में यहाँ से आपके लिए, ऑफ कोर्स इससे हम बोल रहे हैं होम बायर, ठीक है। अभी बताते हैं, एग्जांपल देके क्लियर करता हूँ उसको मैं अच्छे से, आपको सुनिएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा। देखिए मान लीजिएगा एक बिल्डर ने आपसे कहा कि बेटी हम आपको फ्लैट्स बना के देंगे, ठीक है, उसके बदले उसने फंड आपसे रेज कर लिया, उसने आपसे पैसा ले लिया, ठीक है। अब अभी प्रोजेक्ट बना नहीं है, पोजीशन आपको ट्रांसफर हुआ नहीं है, प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ नहीं है, ठीक है, आपने पैसा दे दिया है, मतलब आपका पैसा जा चुका है। अब कोई भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट जहां कैरी हो रहा है वहां हम उसको एज अ ट्रीट करेंगे, याद रखिए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के अंदर हम उसे ट्रीट करेंगे कि वहां पर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं। अच्छा यही एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी, याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट भी इसके ऊपर है। प्रॉब्लम ये खड़ा हो गया था कि जनरली ऑब्जर्व किया गया, इवन एक ऑर्डिनेंस 2019 के पास होने के बाद में इसमें अमेंडमेंट भी किया गया है, ठीक है, मैं पहले उसे ही बता देता हूं, ध्यान सुन लीजिएगा एक बार। क्या कंसीडर किया गया कि जो सिंगल डिबेंचर होल्डर है या होम बायर है या डिपॉजिटर होल्डर है, वो मैटर को सीधा नहीं ला सकता, कहां नहीं ला सकता, एनसीएलटी में, जी हां, वो सीआईआर प्रोसेस के लिए एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकता, इंडिविजुअल एक सिंगल डिपॉजिटर डिबेंचर होल्डर या होम बायर नहीं कर सकता, क्योंकि ऑब्जर्व किया गया ऐसे केसेस में मल्टीपल नंबर ऑफ क्या होते हैं, जब देखिएगा होल्डर्स होते हैं, लाइक डिबेंचर नंबर ऑफ यूनिट होल्डर्स होते हैं, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में नंबर ऑफ होम बायर्स होते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में देखा कि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो कंटेंट बेसिस पे आ रहे हैं। इसके लिए एक क्राइटेरिया बनाया गया, क्राइटेरिया बहुत ध्यान सुनना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इन्होंने ये कंसीडर किया, जी हाँ, सेक्शन 21 ऑफ आईबीसी कोड, सेक्शन 21 ऑफ आईबीसी कोड जो मैं आगे बताऊंगा, उसमें क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है कि कम से कम 100 लोग उस पर्टिकुलर क्लास के, सर क्लास का मतलब जैसे रियल प्रोजेक्ट, जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट ए ना, ठीक है, नाम देने प्रोजेक्ट का दे दिया ए, इस प्रोजेक्ट ए के अंदर 1000 होम बायर्स हैं, ठीक है, 1000 होम बायर्स हैं। अब कम से कम इस 1000 में से या तो कम से कम 100 लोग, ठीक है, मिनिमम 100, और 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ सच रियल एस्टेट प्रोजेक्ट होल्डर्स, मतलब ऐसा लोग, या तो उसका 10% ले लीजिएगा, 1000, प्रोजेक्ट ए पकड़िएगा, प्रोजेक्ट ए कौन सा हो गया, एक क्लास बन गया, इस क्लास में 1000 यूनिट आई मीन आपका होम बायर्स हैं, उन होम बायर में से कम है तो 100, और या फिर इनका 10%, 1000 का 10%, विच एवर इज लेस, मीन्स ये लोग सीआईआर प्रोसेस के लिए जा सकते हैं। ऐसा ही सेम डिबेंचर होल्डर केसेस में भी है, ऐसे ही डिपॉजिटर का केसेस में भी है, ठीक है। अब सेक्शन 21 सबसेक्शन 6A क्लॉज ए एंड बी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह देते हैं। ये क्या कहते हैं कि अगर कोई डिबेंचर कंपनी ने इशू किए या किसी भी तरह की सिक्योरिटी इशू की हुई है, जिसके अंदर एक कंडीशन प्रोवाइड किया गया हुआ है कि वहां पर ट्रस्टी की या किसी एजेंट की अपॉइंटमेंट भी मैंडेटरी है, इन दैट केस, ऐसे केसेस में डिबेंचर ट्रस्टी ऑन द बिहाफ ऑफ द अदर डिबेंचर होल्डर्स, जी हाँ, ऑन द बिहाफ ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स, वो भी सीआईआर प्रोसेस की एप्लीकेशन दे सकते हैं, याद रहेगा। साथ के क्लॉज बी, जी हाँ, सेक्शन 21 सबसेक्शन 6A क्लॉज बी,
वो भी कहता है कि जो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है, वो भी CIR प्रोसेस की एप्लीकेशन दे सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा जहां समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को ताकि क्लैरिटी मिल जाए। सो एनीवेज बिफोर वी गो अहेड, आप एक बार जरूर याद रखिएगा, हम एक बार यहाँ पे फाइनेंशियल डेट्स की हमने बात करी थी, याद रखिएगा। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। मनी कि आपने बोरो किया अगेंस्ट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, या आपने कोई भी मनी एक्सेप्ट किया है अंडर क्रेडिट फैसिलिटी, या आपने बॉन्ड्स इशू किए हैं, या लोन्स हैं, लोन स्टॉक्स हैं, बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं। ठीक है, या हम बात करेंगे इसके अलावा कोई भी लायबिलिटी है जो आपकी रिलेट कर रही है आपकी लीज से या हायर परचेज से, ऑलराइट, या आपके अकाउंट रिसीवेबल्स हैं जो आप डिस्काउंटेड किए हैं आपने, चाहे रिसीवेबल्स सोल्ड किए हैं या आपने डिस्काउंटेड किए हैं, राइट। कोई डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस हैं, इंडैमिनिटी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, गारंटी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है, या लेटर ऑफ क्रेडिट से रिलेटेड है। एंड लास्ट वन जो मैंने डिस्कस किया जो कि अमेंडमेंट हो, क्या आया था, कोई भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के अंदर जो अलॉटीज हैं वो लोग भी, ठीक है। ऑलराइट, नाउ हियर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशनल डेट्स। याद देखिएगा, बहुत ध्यान सुनते चल जाइएगा, सब कुछ इजी बना देंगे एकदम। ऑपरेशनल डेट्स, ऑपरेशनल डेट्स का मतलब है क्लेम्स रिलेटेड टू, मैंने बताया था आपको, गुड्स। ये कहता है प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, प्रोविजन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, प्रोविजन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, प्रोविजन ऑफ गुड्स या सर्विसेज, आपने कोई भी सर्विसेज लिए या गुड्स डिलीवर किए हैं, प्रोविजन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, एम्प्लॉयमेंट और डेट्स related to what, related to the payment of the dues arise under any law for a time being in force, for a time being in force, for a time being in force, मतलब वो कानून लॉ मतलब एग्जिस्टेंस में होना चाहिए, for a time being in force, alright। कहता है क्या हो, पेबल टू, ठीक है, जो करने हैं या तो सेंट्रल गवर्नमेंट, कहता है कोई भी ड्यूज हो सकते हैं, कोई भी डेट्स हो सकते हैं, कोई भी डेट्स हो सकते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, लोकल को, अथॉरिटी को पे करने, लोकल अथॉरिटी को। सर हमको एग्जांपल चाहिए, सुनिएगा बहुत ध्यान से बेटा, अभी बताते हैं आपको, अभी मैं आपको यही बता रहा था। आइए एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे जितने भी हम ऑपरेशनल डेट्स की बात करेंगे, ऑपरेशनल डेट्स के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, ट्रेड डेट्स। ट्रेड डेट्स कैसे राइज होंगे, जैसे कोई सर्विसेज से रिलेटेड होगा या कोई गुड्स से रिलेटेड हो सकता है, ट्रेड डेट्स, ठीक है। या हम बात करेंगे वेजेस, या हो सकता है सैलरी क्लेम्स हो, सैलरी क्लेम्स हो, या गवर्नमेंट ड्यूज हो। सर गवर्नमेंट ड्यूज, हाँ जी, गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के साथ आपने कोई फाइलिंग्स की हुई हैं जहां रजिस्ट्रेशन लाइसेंसिंग रिन्यू कराने का, गवर्नमेंट मींस आपको जहां पर किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, लोकल अथॉरिटीज हो, लाइक अगर मान लीजिएगा आपको म्यूनसिपैलिटी को टैक्सेस पे कर रहे हैं, या मैं आपको बोलूँ लोकल बॉडीज को अगर आपको टैक्सेस पे कर रहे हैं, या आपकी कोई भी ऑब्लिगेशन जो बन रही है इन टर्म्स ऑफ यू नो व्हाट, चाहे वो लायबिलिटी किसी भी टर्म में बन रही हो जो कि गवर्नमेंट के टुवर्ड्स है, ठीक है, चाहे वो इनकम टैक्स अथॉरिटी की तरफ से बन रही हो, ठीक है, वहां पर भी ये प्रोविजन अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन वो बन जाएंगे ऑपरेशनल। अब देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ ऑपरेशनल, ऑपरेशन मतलब जो बिजनेस ऑपरेशन से अटैच हो रहे हो, लाइक फैक्ट्री लाइसेंस ले लिया, उसको रिन्यू कराने के लिए फीस जमा कराना है, अब कंटिन्यूसली आप डिफॉल्ट कर रहे हैं, आपने फीस जमा नहीं कराया है, ये भी कौन सा गवर्नमेंट ड्यूज हो गया, ऑलराइट। एनीवेज यहां तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। अब फटाफट से इस प्रोसेस को आगे लेके चलते हैं। देखिए अब यहां से प्रोसेस आपके लिए एकदम सुपर फास्ट हो जाएगा, बहुत ध्यान से पकड़ना बेटा। चलिए, सो इनिशिएशन ऑफ CIR प्रोसेस, सेक्शन 7 इंटरैक्ट हो जाएगा बेटा, सेक्शन 7। देखिए ये कहता है कौन कौन कर सकता है, फाइनेंशियल क्रेडिटर, फाइनेंशियल क्रेडिटर, 2 और मोर फाइनेंशियल क्रेडिटर ज्वाइंटली भी कर सकते हैं, फाइनेंशियल क्रेडिटर कर सकता है, फाइनेंशियल क्रेडिटर कर सकता है, 2 या उससे ज्यादा फाइनेंशियल क्रेडिटर ज्वाइंटली भी कर सकते हैं, या एनी अदर पर्सन ऑन द बिहाफ ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर, जैसे डिबेंचर ट्रस्टी, डिबेंचर ट्रस्टी अगर आपने क्या इशू किए हुए हैं डिबेंचर, तो उसके केसेस में डिबेंचर ट्रस्टी जिसको फाइनेंशियल क्रेडिटर ने ऑथराइज किया हुआ हो, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, आप सेक्शन 7 कहता है फॉर्म 1 उठाइएगा, फॉर्म 1 किसको फाइल करना है, एनसीएलटी को। एनसीएलटी क्या है यहाँ पे, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। क्या करना होगा, एप्लीकेशन देना पड़ेगा फॉर CIR प्रोसेस अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर, अगेंस्ट कॉर्पोरेट डेटर बिफोर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, जो मैंने आपको मेंशन कर दिया यहाँ पे एनसीएलटी, ऑलराइट। पहला स्टेप लीजिएगा, फॉर्म 1 उठाइएगा, फॉर्म 1 उठाइएगा, फॉर्म 1 जी, ठीक है। कौन फाइल करेगा, फाइनेंशियल क्रेडिटर, सिंगली, ज्वाइंटली, या किसी और जो भी पर्सन उसके उनकी ब्याह पे ऑथराइज है, ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको डेफिनेशन पहले ही बता दिया था, ये वाला ये कहता है फाइनेंशियल क्रेडिटर्स एज डिफाइंड इन सेक्शन 21 सबसेक्शन 6A क्लॉज A and B, क्लॉज A and B,
21 में क्या लिखा हुआ है, आपने सुना हो क्रेडिट कमेटी, कमेटी ऑफ क्रेडिटर, ये पूरा एक्चुअली 21 जो डिफाइन किया हुआ है ना, वो बात किया हुआ है कमेटी ऑफ क्रेडिटर के ऊपर, ठीक है, जिसके अंदर सेक्शन 6A क्लॉज ए एंड बी कहता है, पहले समझना बेटा, क्लॉज ए के बारे में बता रहा हूँ, ये क्लॉज ए है, जनरली क्लॉज ए है, financial debts in the form of securities or deposits and it terms provide what appointment of trustee। तो मैं आपको ऊपर अभी बता रहा था, याद देखिएगा, यहाँ पर जो ट्रस्टी है ये भी कर सकता है इनके बिहाफ पर, जी हाँ, ये सेक्शन 21 में लिखी हुई बात है। ऑलराइट, ठीक है सर। एंड कहता है एप्लीकेशन मे बी मूव बाय द इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है एकदम, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल भी कर सकता है। क्वेश्चन यहीं से राइज होता है सर, क्वेश्चन यहीं से राइज होता है सर, एप्लीकेशन फाइल जॉइंटली नॉट लेस देन, अगर एप्लीकेशन फाइल की जाती है कैसे, एप्लीकेशन फाइल जॉइंटली, अभी सर क्या मतलब एप्लीकेशन फाइल जॉइंटली, हाँ जी, कहता है नॉट लेस देन 100, नॉट लेस देन 100, याद रखिएगा, नॉट लेस देन 100, नॉट लेस देन 100, नॉट लेस देन 100, नॉट लेस देन 100 क्रेडिटर्स और ऑफ द सेम क्लास। मैंने एग्जांपल अभी देख के बताया था, मान लीजिएगा डिबेंचर आपने इशू किए थे, डिबेंचर क्लास ए, उसके अंदर 1000 आपका डिबेंचर होल्डर्स है, तो उसमें से कम या तो 100 या इसका 10%, ठीक है, चलिए यहाँ पे आपके मजे के लिए बदल देते हैं इसको, हम 1200 कर देते हैं, 1200, ठीक है, क्योंकि नहीं तो दोनों में 100 आ जाएगा, ठीक है, विच एवर इज लेस, दोनों में कम जो होगा वो, तो कहता है या फिर 10% ऑफ सेम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द क्रेडिटर ऑफ द सेम क्लास, ऑलराइट, विच एवर इज लेस। अच्छा, दूसरा सेम से बोला, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में भी सेम आपको मेथड लगाना है, क्या मेथड लगाना है, नॉट लेस देन 100 अलॉटीज और 10%, एटलीस्ट यहाँ पे पहले मिल दिया है, टोटल नंबर ऑफ सच अलॉटीज विच एवर इज लेस। अब याद रखिएगा क्या करना है, ध्यान से, जॉइंटली एप्लीकेशन आ रहा है सर, क्वेश्चन खड़ा हो गया बहुत बड़ा, सर मैंने ना फाइनेंशियल क्रेडिटर हूँ, मान लीजिएगा आपके माइंड में आ रहा होगा, सर मैंने अकेले नहीं, एक बैंक है आप मान लीजिएगा, और आपने 2 करोड़ रुपए का लोन दे रखा था, HDFC बैंक ने ABC लिमिटेड को 2 करोड़ रुपए का लोन दे रखा था और 2 करोड़ रुपए के लोन में डिफॉल्ट हो गया। अब मैं तो अकेला हूं सर, मींस HDFC बैंक तो अकेला है, क्या HDFC बैंक अकेला नहीं कर सकता है फाइल? बेटा जी मैंने क्या कहा, पहले तो कंडीशन उठा के देख लो, क्या चेक करनी पड़ेगी कि मिनिमम डिफॉल्ट कितने का है, अगर 1 करोड़ का है, ठीक है, अगर 1 करोड़ का डिफॉल्ट है, जा बेटा बिल्कुल जा। लेकिन अगर हमने कंसिडर कर लिया कि नहीं मिनिमम डिफॉल्ट तो 1 करोड़ का, हमने जैसे बोला ना फाइनेंशियल और जो क्रेडिट फाइनेंशियल क्रेडिटर का ड्यूज है ना वो, प्लस अदर जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है उनके ड्यूज है, उनको मिला के अगर 1 करोड़ है, सर इससे काम हो जाएगा नहीं, फिर उसके साथ में ज्वाइंटली एप्लीकेशन का प्रोविजन आपको देखना पड़ेगा। तो ज्वाइंटली एप्लीकेशन कंडीशन में क्या देखना पड़ेंगे आपको, नॉट लेस देन 100 और एटलीस्ट 10 ऑफ द सेम क्लास, एटलीस्ट। अब सोचने वाली बात है ना, देखो यार एक बात सोच के देखो यार, आप डिबेंचर होल्डर, मैंने मान लीजिए डिबेंचर इशू किए थे, उसके थ्रू फंड रेज किया, उसमें से 10% लोग भी नहीं आ रहा है। आप सोच लो CIL प्रोसेस के लिए, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के लिए 10% लोग आके भी खड़ा नहीं हो रहा है, ये डिपॉजिटर्स है 10% लोग भी आके खड़ा नहीं हो रहा है, तो जस्ट थिंक अबाउट इट। NCLT कहेगा भाई तू कहां से आ गया, तेरे लिए एटलीस्ट 10% लोग तो उसमें से हो, ये कम से कम अगर मान लीजिएगा मैं कहूँ 1200 अगर टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स है, उसमें से कम 100 लोग तो आए, ऑलराइट, तभी तुम सेल प्रोसेस में जाएंगे। अदरवाइज तुम तो पता लगा इन्होंने अपनी सेक्शन 21 के हिसाब से कमेटी बनाई, क्रेडिटर कमेटी बनाई और बोला साला इससे दुश्मनी निकालेंगे हम, क्या करेंगे, एक काम कर, हम ये कंसीडर किया है, हमने वोट पास कर लिया है, हमने बोला कि डेटर का बिजनेस जो है, डेटर जो बिजनेस है आज प्रॉफिटेबल नहीं है और हम NCLT से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर इसको बंद करा जाए। अरे खामा का जबरदस्ती लेके जाओगे। NCLT भी कहता है, मानता है कि भाई देखिए इसमें अमेंडमेंट की जरूरत थी, ठीक है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि सिंगल जो डेटर है, क्रेडिटर है या होम बायर है, भाई ये अपना मुद्दा ऐसे लेके नहीं आएंगे, इनके लिए इनको एक क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा, जो मैंने आपके साथ भी डिस्कस किया है। ऑलराइट, अच्छा अब देखते हैं, पहला स्टेप ले लिया बेटा आपने, यहाँ पे देखो पहला स्टेप हमने ले लिया, एप्लीकेशन उठाया, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 1 में हमने लगा दिया, ठीक है, ऑलराइट सर, क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया आपने, हाँ जी फुलफिल कर दिया। अब आगे चल के देखते हैं अब क्या करना है हमको। अब एप्लीकेशन जो है यहाँ पर वो एक उसके लिए देखिए मैनर प्रेफर किया, मतलब मींस एप्लीकेशन सच मैनर एंड फॉर्म अलोंग विद द फीस एज मे बी प्रिस्क्राइब, ऑलराइट, वो आपको देनी पड़ेगी। फॉर्म जैसे मैंने बताया यहाँ पर जनरली अपनी फॉर्म मैंने आपको रेफर कर दिया था, फॉर्म नंबर जो है आपका 1 है, विद NCLT आपको फाइल करनी है, ठीक है, ऑलराइट।
अब एप्लीकेशन जो होगी, एप्लीकेशन के साथ देखिए इंपॉर्टेंट बातें नोट करने वाली, आपको देखिए देना पड़ेगा रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट। आप रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट का मतलब जो ट्रांजैक्शन हुआ होगा, ठीक है, आपने अगर आपने डिबेंचर्स सर्टिफिकेट आपके पास होगा, आपने जो पेमेंट याद रखिएगा, जो आपने पेमेंट किया होगा बैंक के थ्रू पेमेंट अगर किया है तो उसका रिकॉर्ड आपके पास होगा, आपको जो अमाउंट रिसीव नहीं है उसका रिकॉर्ड आपके पास होगा। तो याद रखिएगा आपको एप्लीकेशन में रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट या एविडेंस ऑफ डिफॉल्ट। जैसे फॉर एग्जांपल आपके बैंक की पासबुक में 10 दिन में मींस हर महीने के 10 दिन के अंदर पेमेंट रिसीव हो जाता है, ठीक है। और लोन एग्रीमेंट में भी ऐसा लिखा था, मान लीजिएगा कि अगर 10 दिन में नहीं आता है तो 10 दिन का डिले हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको मनी रिसीव नहीं हुआ है, ऑलराइट। तो हम उसे क्या बोलेंगे, डिफॉल्ट। ये क्या हो गया, एक एविडेंस बन जाएगा डिफॉल्ट का कि आपकी पेमेंट कब तक करनी थी आपको और आपको पेमेंट कब तक रिसीव नहीं हुआ, ऑलराइट। तो ये आपके लिए आपको देखना पड़ेगा अपनी क्या, रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट। तो एप्लीकेशन में क्या जाएगा, रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट या एविडेंस ऑफ डिफॉल्ट, ठीक है। देन आपको जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल होगा उसका नेम बेटा मेंशन करना पड़ेगा आपकी एप्लीकेशन में, जिसको भी आप अपॉइंट कर रहे हैं, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल सर ये कौन होते हैं जनरली, आपको याद होगा मैंने बताया था, सीए, सीएस, सीएमए, एडवोकेट्स, इन्हें क्या करना पड़ेगा, एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। ये पहले वाले चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है मैंने। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स का नेम रेफर करना पड़ेगा कि भैया ये एज अ इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल वर्क करेगा। सर ये इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल आप जानते होंगे, जो पहली बार सुन लीजिएगा, आईबीसी के प्रोसेस में किस तरह से फॉलो किया जाएगा, फाइलिंग कैसे होगी, एप्लीकेशन लिस्ट ऑफ क्रेडिटर रेडी करना, फिर क्लेम्स उनके फाइल करना, वेरीफाई करना क्लेम्स एक्चुअल हैं या नहीं है, तो ये है ना, क्लेम्स को वेरीफाई करना, आई मीन एनसीएलटी में प्रेजेंट करना, ये सबका सब काम कौन करेगा, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। तो एज अ इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल काम करेगा। इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल काम अक्सर ये होता है कि एक क्रेडिट कमेटी तक बनाने तक, मतलब क्रेडिटर कमेटी, जी हाँ, जो आपको बताए थे ना ऊपर आपको 21 में क्रेडिटर कमेटी, तो यहाँ क्या करेगा, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो रेडी करेगा क्रेडिटर कमेटी, ऑलराइट। फिर कमेटी अपना डिसीजन लेगी आगे, उसके बाद में आगे हम और समझेंगे ना। तो पहला चीज का देना चाहिए अपने साथ में रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट या एविडेंस ऑफ डिफॉल्ट, ऑलराइट सर। सेकंड क्या चाहिए, नेम ऑफ द रीजनल प्रोफेशनल हु विल एक्ट एज द इंटरिम रीजनल प्रोफेशनल्स, और कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको बोर्ड ने प्रिस्क्राइब किया। सर बोर्ड कौन है यहाँ पे, बोर्ड कौन है यहाँ पर, IBB, सर ये कौन है, IBBI, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑलराइट। वो बताएगा कि, और क्योंकि एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेशन का काम इस ये बॉडी करती है यहाँ पे, ऑलराइट। चलिए अब सर क्या होगा, अब यहां पर क्या होगा, जो एजुकेटिंग अथॉरिटी कौन है, NCLT, यार बार बार बोल रहा हूं, ये भूल मत जाइएगा आप लोग। 14 डेज के अंदर ये डिसाइड करके बताएगी क्या कि भैया डिफॉल्ट एक्चुअली है या नहीं है, बात समझ में आ रहा है। 14 डेज के अंदर NCLT डिसाइड करेगी कि डिफॉल्ट है नहीं है। देखा अभी बता रहे थे ना, IBC आने से पहले चलता था एप्लीकेशन, चलता रहेगा, आएगा, सुनेंगे, देखेंगे, लेकिन अभी यहां पर बोला गया है कि भाई आपको 14 डेज में डिसाइड करना है कि डिफॉल्ट है नहीं है। अच्छा अब इसको कैसे डिसाइड होगा, देखो 2-3 बातें आएंगी खास। कहता है ये सबसेक्शन बेटा जितने भी चल रहे हैं ना, 5-6 नंबर नहीं है बेटा, ये याद रखना सबसेक्शंस हैं, ये सबसेक्शंस हैं। मैं सेक्शन 7 सबसेक्शन 5 बोल रहा हूं यहां पर, ये ऐसे यहां पर आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। सो इफ एजुकेटिंग अथॉरिटी इज सेटिस्फाइड, एजुकेटिंग अथॉरिटी को क्या लगा कि देखो डिफॉल्ट एक्चुअल हुआ है, उससे रिकॉर्ड देखे होंगे, देखो एप्लीकेशन आपने दिया, आपके एप्लीकेशन को देखने के बाद उसने बोला हाँ यार कंसीडर किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया, ठीक है डिफॉल्ट तो हुआ है। साथ साथ ये भी देखेंगे कि एप्लीकेशन जो होगी ना आपकी कंप्लीट है, एप्लीकेशन भी कैसी है, कंप्लीट है। और जो आपने रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, जी हाँ, जो आपने रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो यहाँ पे नाम दिया रखा था, उसके अगेंस्ट कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन ये पेंडिंग नहीं है। क्या सर, जिस रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम आपने दिया था आपकी एप्लीकेशन में, उसके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन पेंडिंग नहीं है। सर डिसिप्लिनरी एक्शन पेंडिंग का मतलब हो सकता है कि उसके खिलाफ एक ऑर्डर निकला हुआ हो, फॉर एग्जाम्पल प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का, उस प्रोफेशनल ने कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया हो जिसकी वजह से उसे 6 महीने के लिए, या अभी उसकी उस 6 महीने के बजाय उसको अभी कोई जजमेंट नहीं आया है, ऑर्डर पास नहीं किया है, जब तक कि उसको एज ए रेजोल्यूशन प्रोफेशनल वर्क करने से मना किया गया हो। तो यहां पर एनसीएलटी ऑब्जर्व क्या करेगा कि पहली बात तो देखेगा कि भाई डिफॉल्ट हुआ है नहीं हुआ है, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात कि एप्लीकेशन कंप्लीट है नहीं है। तीसरी बात एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं है, फॉर एग्जांपल प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, प्रॉपर नेम नहीं है, प्रॉपर साइन नहीं है, फीस पे नहीं किया हुआ है, ये क्या हो गया, इनकम्प्लीट नेचर हो गया एप्लीकेशन। दूसरा कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन पेंडिंग नहीं हो अगेंस्ट आरपी, आरपी मतलब यहाँ पे रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, ऑलराइट। अगर ये सब ठीक निकला तो एडमिट कर लेगी एप्लीकेशन, अपोजिट कर देगी मतलब रिजेक्ट भी कर सकती है एप्लीकेशन। अगर क्या हो गया, अगर आपका
डिफॉल्ट पता लगा, डिफॉल्ट तो है नहीं यहाँ पर। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना बेटा, और आ रहा है, डिफॉल्ट नहीं है, या फिर डिफॉल्ट है लेकिन एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं है, एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं है। पहली बात क्या देखा, डिफॉल्ट, ठीक है सर डिफॉल्ट तो है लेकिन एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं है, रिजेक्ट कर देगी एप्लीकेशन। ध्यान सुनना भी, रिजेक्ट कर रही है, भाग नहीं रहा हूं, रिजेक्ट कर देगी एप्लीकेशन अगर इनकम्प्लीट एप्लीकेशन है या प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है अगेंस्ट दिस, किसके अगेंस्ट, आरपी के अगेंस्ट है, रिजेक्ट द एप्लीकेशन। लेकिन बिफोर द रिजेक्शन, बहुत खतरनाक बात आ गया, अरे ध्यान से सुनना एकदम, बिफोर रिजेक्शन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, मतलब फिर बोल रहा हूं एनसीएलटी क्या करेगा, नोटिस देगा, गिव नोटिस उधर टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट्स विद इन 7 days। मतलब एनसीएलटी बोलेगा सुनो ऐसा है, तुम्हारी एप्लीकेशन जो है ना ये कंप्लीट नहीं है, चाहिए काम करो, इसे रेक्टिफाई करो डिफेक्ट को। कभी भी कर रहे नहीं, एनसीएलटी ने तुमको जब नोटिस दिया ना उसके 7 दिन के अंदर अंदर, जैसे ही आपके पास नोटिस आया ना कि ये इनकम्प्लीट है या जो भी डिफेक्ट उसमें निकला है एप्लीकेशन में, उसको 7 दिन के अंदर अंदर रेक्टिफाई करो बेटा। अगर रेक्टिफाई करा नहीं, या देखिएगा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट हो जाए, खतरनाक वाली बात आएगी, खतरनाक वाली बात आएगी, हाँ जी। क्योंकि एनसीएलटी यहाँ पर जो रिजेक्शन करेगा, रिजेक्शन के ग्राउंड को रिजेक्शन ग्राउंड को क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा इन राइटिंग। जी हाँ, ये ड्यूटी एनसीएलटी पे डाल दी कि भैया अगर आप रिजेक्ट कर भी रहे हो तो उसके ग्राउंड को रिकॉर्ड करो इन राइटिंग कि किस लिए आपने रिजेक्ट किया है। क्लियर, एकदम सिंपल बात किया मैंने। सेक्शन 5(1) में मैंने बात की आपसे, बहुत सिंपल देखो फटाफट से। एप्लीकेशन एनसीएलटी फॉर्म 1 में गया, फॉर्म 1 में जाके हमने बताया कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो एनसीएलटी उसको हमने एप्लीकेशन दिया है, फिर उसके पास मैंने क्राइटेरिया डिस्कस किया आपसे, याद रखिएगा 100 और 10% ऑफ सेम क्लास, रियल एस्टेट के अंदर भी 100 या 10% ऑफ सेम क्लास, ये मिनिमम क्राइटेरिया विच एवर इज लेस, दोनों में डिस्कस किया। एप्लीकेशन प्रॉपर फॉर्मेट में होनी चाहिए, अलॉन्ग विद फीस होनी चाहिए, और जो एप्लीकेशन है उसके साथ जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आएंगे वो रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट, एविडेंस ऑफ डिफॉल्ट या फिर एविडेंस ऑफ डिफॉल्ट आप देंगे। आपका जो भी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल है उसका नाम जाएगा साथ में, ठीक है, प्लस एनी अदर इन्फॉर्मेशन जो भी आईबीबीआई ने बताई है, इंसॉल्वेंसी बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। 14 डेज के अंदर एनसीएलटी उसको एक्सेप्ट करेगा, रिजेक्ट करेगा। जो मैंने अभी ग्राउंड बता दिए कि हाँ ठीक है, यहाँ पे डिफॉल्ट हुआ है, एप्लीकेशन कंप्लीट है, ठीक है, एंड कोई भी प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है। क्लियर, एकदम सिंपल, एकदम। अपोजिट अगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्ट कर दिया, 7 दिन का टाइम दिया है, रेक्टिफाई कर लीजिएगा रिजेक्शन को, ठीक है। ऑल राइट, नाउ सीआईआर प्रोसेस शैल कमेंस। इंपॉर्टेंट बात है सर, कभी भी शुरू हो जाएगा, नहीं जी, जिस दिन आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया ना, फ्रॉम द डेट, कौन सी डेट से, ऑन डेट ऑफ एडमिट ऑफ एप्लीकेशन, जिस दिन आपकी एप्लीकेशन को एडमिट कर लिया गया, याद रखिएगा आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट करते ही क्या हो जाएगा, कमेंस हो जाएगा पीरियड किस चीज का, कि भैया एनसीएलटी तुमको क्या करना होगा, इसको डिस्पोज ऑफ करना है मैटर को, डिस्पोज ऑफ करना है मैटर को। सर कब से, कभी भी नहीं, जिस दिन से आपने एप्लीकेशन एडमिट कर लिया है। क्लियर है। एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट यहाँ पे नोट कर दिया आप लोगों के लिए, कहता है आफ्टर द अमेंडमेंट, देखिएगा आफ्टर द अमेंडमेंट, आईबीसी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019 क्या था, अ सिंगल डिपॉजिटर होल्डर और डिबेंचर होल्डर और होम बायर्स कैन नॉट, जी हाँ कैन नॉट, वापस बोल रहे हैं कैन नॉट फाइल इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन अगेंस्ट द कंपनी, कंपनी वर्ड यूज कर रहे हैं, अगेंस्ट द कंपनी। क्या बोल रहे हैं, फिर सुन लीजिएगा एक बार, कि कोई भी सिंगल अगर डिपॉजिटर है या डिबेंचर होल्डर है या होम बायर है, वो अकेला नहीं कर सकता है। अभी बताए थे ना उसके लिए, या तो 100 क्राइटेरिया या फिर 10%, विच एवर इज लेस। याद रहेगा, सिंपल एकदम। चलूं आगे, चलिए। अब यहां से कौन सा बात आता है, ऑपरेशनल क्रेडिटर का। बोर मत हो यार, बड़ा फटाफट हो जाने वाला काम है, ठीक है। फाइनेंशियल क्रेडिटर का काम खत्म, इतना ही था, ठीक है। अब इसमें फटाफट डिस्कस कर लेते हैं ऑपरेशनल क्रेडिटर, ठीक है। ऑपरेशनल क्रेडिटर, सर ऑपरेशनल क्रेडिटर, सर जल्दी सुना दीजिएगा, अभी बताए थे ना यार, पूरी कहानी सुना दी थी मैंने आपको बीच में पहले ही। आइए सुनिएगा। कहता है पहली बात तो समझो यार, ये थोड़ा अलग है। कहता है ये डिफरेंट क्यों है, ये डिफरेंट है, ऑपरेशनल क्रेडिटर का प्रोसीजर और फाइनेंशियल क्रेडिटर का प्रोसीजर दोनों डिफरेंट है। पहले सुन लो एक बार ध्यान से, ठीक है। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि देखिएगा जो अमाउंट ऑपरेशनल क्रेडिटर का होता है वो स्मॉलर होता है, छोटा होता है, और रिकरिंग इन नेचर होता है। रिकरिंग मतलब ये कंटिन्यूस होता रहता है। फॉर एग्जांपल, अब जो आपका सप्लायर है ना, आप सप्लायर से जनरली कोई स्टॉक खरीदते रहते हैं, ठीक है, आप खरीदते रहते हैं, तो उससे उसका ट्रेड, जो आपका ट्रेड डेट्स है ना, बनता रहता है,
ठीक है। और जनरली इसका अमाउंट बैंक लोन से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लोन से उतना नहीं होता। अगर आपको कोई क्रेडिट लिया, आपने स्टॉक लिया भी है क्रेडिट के ऊपर 10 लाख 20 लाख 50 लाख का, ठीक है, अगर इसी व्यक्ति को अगर बैंक से लोन लेगा, कोई बड़ी कंपनी है लोन लेगी तो करोड़ों में लोन लेगी। तो जनरली ऑब्जर्व किया गया है कि जो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स होते हैं उनका अमाउंट जो होता है वो छोटा होता है एज कंपेयर टू फाइनेंशियल क्रेडिटर। सेकंड थिंग इज दैट क्योंकि इनके नंबर्स, जी ऑफ कोर्स ऑपरेशनल क्रेडिटर इन नंबर्स भी ज्यादा होते हैं फाइनेंशियल क्रेडिटर्स से, ठीक है। अच्छा, दूसरा, ये अक्सर डेट की साइकिल चलती रहती है, इसके लिए आईबीसी में प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट बताया गया है। क्या बताया गया है अब सुन लो पहले यार, फिर 5 मिनट में सारा खेल खत्म, ठीक है, वीडियो का खेल ही खत्म, ध्यान सुनना। क्या बताया गया है, ऑपरेशनल क्रेडिटर डिमांड नोटिस या इनवॉइस की कॉपी सेंड करेगा, किसको कर देगा, कॉर्पोरेट डेटर को, ठीक है, कॉर्पोरेट डेटर को। और कॉर्पोरेट डेटर को 10 दिन में उसका पहले जवाब देना पड़ेगा, विद इन 10 डेज। कब से, फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द सच डिमांड नोटिस और कॉपी ऑफ इनवॉइस। किस चीज की कॉपी ऑफ इनवॉइस या डिमांड नोटिस है, जो भी अनपेड अमाउंट है जो कि ऑपरेशनल क्रेडिटर को उसको पे करना था, जो उसने किया नहीं है। 10 डेज के अंदर अब दो सिचुएशन आएंगी, या तो यहां पर जो आपका कॉर्पोरेट डेटर है वो इस बात को बताएगा कि भाई मैंने इस मामले के खिलाफ सूट फाइल किया हुआ है, पेंडिंग ऑफ सूट चल रहा है, ठीक है, या मैंने आर्बिट्रेशन की एप्लीकेशन से पहले ही फाइल कर रखी है, ठीक है। ये तो सिचुएशन ऐसी आ जाएगी। या सिचुएशन ये आ जाएगी कि वो कहेगा, इस बात को साबित करेगा कि भाई मैंने तुमको पेमेंट कर दिया है, तो उसका कोई भी इलेक्ट्रॉनिकली उसने कोई पेमेंट किया होगा, उसका ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड सेंड करेगा, कॉपी उसकी। या वो ये साबित करेगा कि देखो भाई ऐसा है, मैंने तुम्हें चेक दिया था और तुमने वो चेक एनकैश कर लिया है, वो इसे प्रूफ करेगा, ठीक है। अच्छा, अगर ये सिचुएशन अराइज होगी तो दोनों में से जो भी सिचुएशन अराइज हुई है उसके बाद ही आप सीआईआर प्रोसेस में जा सकते हैं। सबसे पहले खास बात यही है, ऑपरेशनल क्रेडिटर डायरेक्टली सीआईआर प्रोसेस में नहीं जा सकता है। ऑलराइट, आइए समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे जनरली मैंने पहले मेंशन कर दिया है आप लोगों के लिए कि ये सिचुएशन कौन सी है। देखिएगा, कहता है ट्रेड डेट्स, सैलरी हो गया, वेजेस क्लेम्स हैं, गवर्नमेंट ड्यूज हैं, ये जनरली किस नेचर के हो गए, आपके ऑपरेशनल क्रेडिटर्स के। ये कौन से हो गए, ऑपरेशनल। ट्रेड डेट्स, सैलरी, वेजेस क्लेम्स, गवर्नमेंट ड्यूज, ऑलराइट। अब ये मैंने बताया आपको, देखिए सेक्शन 8 यहां आ गया है, ध्यान सुनना बेटा। सेक्शन 8 और 9, हमको दो सेक्शन यहां पे समझ रहे हैं, सेक्शन 8 एंड 9। सेक्शन 8 क्या कह रहा है, ऑन डिफॉल्ट, ये ओसी का मतलब मैंने मेंशन कर दिया, ऑपरेशनल क्रेडिटर। बार बार जहां पे भी ओसी आ रहा है उसका मतलब है ऑपरेशनल क्रेडिटर, ऑलराइट। तो जैसे ही डिफॉल्ट हुआ तो क्या करेगा, ऑपरेशनल क्रेडिटर डिलीवर करेगा एक डिमांड नोटिस, या यहां बोलेंगे कॉपी ऑफ इनवॉइस, या फिर कॉपी ऑफ इनवॉइस। कॉपी ऑफ इनवॉइस का मतलब उसका बिल जिसके अंदर उसने बनाया है, ठीक है। तो क्या करेगा, डिमांड नोटिस भेजेगा ऑफ अनपेड अमाउंट टू द कॉर्पोरेट डेटर। पहला स्टेप ले लो, डिमांड नोटिस या कॉपी ऑफ इनवॉइस, उसको किसको भेजोगे, कॉर्पोरेट डेटर को। किसके, उसमें क्या होगा, उसमें एक्चुअल मेंशन क्या है, अनपेड अमाउंट। सो क्या करेगा, पहला डिलीवर द कॉर्पोरेट डेटर व्हाट, डिमांड नोटिस और कॉपी ऑफ अनपेड अमाउंट्स, ऑलराइट। डिमांड नोटिस और इनवॉइस, कॉपी इनवॉइस जिसमें क्या मेंशन है, अनपेड अमाउंट, ठीक है, पहला स्टेप। देन दूसरा स्टेप क्या करना है आपको, देखो कॉर्पोरेट डेटर के पास अब टाइम दीजिएगा, कॉर्पोरेट डेटर विद इन 10 डेज। कॉर्पोरेट डेटर कितने दिन में, 10 दिन के अंदर। कॉर्पोरेट डेटर कितने दिन में, 10 दिन के अंदर क्या करेगा, ऑन द रिसिप्ट ऑफ द डिमांड नोटिस कंसीडर द एग्जिस्टेंस ऑफ द डिस्प्यूट। वो देखेगा कि ऑलरेडी कोई डिस्प्यूट अराइज तो नहीं हो गया था। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बात सोच के देखेगा, यार तुमने मुझे माल बेचा लेकिन माल में ही खराबी है, माल में डिफेक्ट्स हैं, तो पता लगा कि डिस्प्यूट तो पहले से ही अराइज हो चुका था। पेमेंट की कंडीशन ये थी कि अगर गुड्स में डिफेक्ट्स होंगे या सर्विसेज में डेफिशिएंसीज होंगी तो पेमेंट्स इमीडिएटली नहीं किया जाएगा, पहले मामला देखा जाएगा। तो हो सकता है वो पहले क्या कंसीडर करेगा, कंसीडर एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट, क्या कोई डिस्प्यूट ऑलरेडी है। सेकंड, या रिकॉर्ड द पेंडेंसी ऑफ द सूट, या हो सकता है कि वो ये कहे कि तुम्हारे गुड्स में जो डिफेक्ट्स है उसके खिलाफ मैंने एक सूट फाइल किया हुआ है, वो सूट अभी पेंडिंग है, ठीक है, तुम पैसा मांग रहे हो लेकिन तुम्हारा सूट अभी पेंडिंग है, तुम्हारे खिलाफ मैंने केस किया हुआ है। यह कहेगा आर्बिट्रेशन के लिए आपने उसके लिए आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स फाइल की हुई हो बिफोर रिसीव ऑफ द नोटिस, नोटिस से पहले आपने कोई आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स फाइल की हुई हो। याद देखिएगा क्या हुआ, डिमांड नोटिस इशू किया गया है या कॉपी ऑफ इनवॉइस इशू गई है ऑफ अनपेड अमाउंट बाय द ऑपरेशनल क्रेडिटर टू द corporate debtor. Now within 10 days on the receipt of such demand notice or copy of invoice, कौन
कॉर्पोरेट डेटर विल कंसीडर द एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट, कंसीडर द एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट, याद कीजिएगा, कंसीडर द एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट, याद कीजिएगा, कंसीडर करेगा क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट, कि एक्चुअल ऐसा मुद्दा, कोई डिस्प्यूट ऑलरेडी है सर इस मुद्दे पे, ऑलराइट, या रिकॉर्ड करेगा क्या, द पेंडेंसी ऑफ द सूट, या कोई भी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स के लिए उसने एप्लीकेशन फाइल की हुई है बिफोर एक्सेप्ट सच नोटिस, ठीक है, पहला स्टेप ले लिया उसने, या फिर वो क्या करेगा, पहला काम तो ये देखेगा, या फिर कंफर्म करेगा एक बात को कि पेमेंट ऑफ अनपेड ऑपरेशनल डेट्स, पेमेंट क्या हो चुका है उसका, हो चुका है, तो वो कैसे चेक करेगा, वो कहेगा कि भैया मैं तुमको नोटिस भेजे थे, अभी हम देख लो, सेंडिंग द कॉपी ऑफ द रिकॉर्ड्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ अनपेड अमाउंट, आपने अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट की हुई थी तो उसका जो रिकॉर्ड होगा उसका कॉपी सेंड करेगा ये किसको, टू द ऑपरेशनल क्रेडिटर को, ऑपरेशनल क्रेडिटर को क्या करेगा, उसका रिकॉर्ड सेंड करेगा कि भैया देखो हमने पेमेंट कर दिया तुमको, ठीक है, या फिर सेंड द कॉपी ऑफ रिकॉर्ड दैट ओसी, यहां पे ऑपरेशनल क्रेडिटर बोल रहा हूं, हैज एनकैश्ड, भैया उसने तो पैसा ले लिया है, हैज एनकैश्ड अ चेक इश्यूड टू इट, बोलो बात पकड़ में आया नहीं आया, सिंपल एकदम, 10 दिन का नोटिस आया, कॉर्पोरेटर कंसीडर कर रहा है, क्या कंसीडर कर रहा है कि जो नोटिस भेजे हैं ना, जो आप देखो, या तो कोई दो बातें, सिचुएशन, दो सिचुएशन कंसीडर करनी है, पहली सिचुएशन में 3 सिचुएशन नहीं है, क्या, कंसीडर द एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट, कंसीडर द एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट, ऑलराइट, दूसरी सिचुएशन को देखेगा, पेंडेंसी ऑफ सूट, या कोई भी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स फाइल की हुई हैं बिफोर सेंडिंग ऑफ नोटिस, उसका नोटिस आने से पहले, यू नो व्हाट, क्या कह रहा है उसने, कोई आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स फाइल हुई हैं, ठीक है, ऑलराइट, या फिर वो बोलेगा हम तुमको सेंड कर रहे हैं क्या, नोटिस सेंड कर रहे हैं, कॉपी ऑफ रिकॉर्ड सेंड कर रहे हैं, देखिएगा कॉपी ऑफ रिकॉर्ड सेंड कर रहे हैं जिसमें हमने इलेक्ट्रॉनिकली आपको आपका अमाउंट, अनपेड अमाउंट ट्रांसफर कर दिया था, ठीक है, ये उसका नोटिस उसको देगा, या ये नहीं देगा तो इसका नोटिस ये बताएगा, ये दूसरा नोटिस बना के देगा, क्या नोटिस देगा कि हमने क्या किया, आपको कॉपी ऑफ रिकॉर्ड रिगार्डिंग व्हाट यू हैव एनकैश द चेक, देखिएगा, ठीक है, ये किसका ड्यूटी बन गया, ऑपरेशनल कॉर्पोरेट डेटर का, क्लियर एकदम। अब लेकिन सर अगर नहीं मामला बैठा तो कोई बात नहीं, आ जाओ बेटे, कहता है एप्लीकेशन फॉर इनिशिएशन ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर। अब देखो पहला स्टेप सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 कहता है, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 कहता है, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 10 डेज, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं सेक्शन 8 के अंदर, एज डिस्कस इन सेक्शन 8 सबसेक्शन 1, एंड नो पेमेंट इज रिसीव, या तो पेमेंट नहीं आया फ्रॉम द कॉर्पोरेटर, या कोई भी नोटिस नहीं आया, या तो पैसा नहीं आया उसके पास में, 10 दिन में तो पैसा दे दिया होगा उसने, अगर उसका पैसा नहीं दिया है, ना ही उसने कोई नोटिस दिया है, नोटिस बताया ना दो सिचुएशन वाला, ऑफ डिस्प्यूट रिसीव्ड ना, ऑफिशियल क्रेडिटर एप्लीकेशन लेगा, या देखिए फॉर्म नंबर 5 के अंदर, फॉर्म 5 के अंदर एप्लीकेशन लेकर फाइल कर देगा बिफोर एजुकेटिंग अथॉरिटी, ऑलराइट, ठीक है सर। फिर कहता है एप्लीकेशन जो होनी चाहिए, एप्लीकेशन सच अ मैनर इन अ फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब, मतलब जिस फॉर्म मींस जो भी हमने डिस्कस करता, फॉर्म नंबर 5, एप्लीकेशन में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या जाएंगे, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एप्लीकेशन में डॉक्यूमेंट्स क्या जाएंगे वो भी याद कर लेते हैं फटाक से, कॉपी ऑफ इनवॉइस याद रखिएगा, और डिमांड नोटिस जो तुमने सबसे पहले भेजा था, याद करो बेटा, सबसे पहले आपने ये भेजा था डिमांड नोटिस, तो कॉपी ऑफ द इनवॉइस या डिमांड नोटिस, फिर एफिडेविट, भैया ऑफिशियल क्रेडिटर को एफिडेविट बना के देना पड़ेगा, रिलेटेड टू दैट नो नोटिस ऑफ डिस्प्यूट हैज गिवन बाय द कॉर्पोरेट डेटर, एक एफिडेविट पे ऑफिशियल क्रेडिटर को लिख के देना पड़ेगा, क्या, नो नोटिस हैज बीन गिवन बाय द कॉर्पोरेट डेटर रिगार्डिंग व्हाट, या तो तू ये नोटिस देते मेरे को 10 दिन के अंदर कि तुमने पेमेंट कर दिया इलेक्ट्रॉनिकली, या चेक मेरा एनकैश हो गया, ये इसके थ्रू बताते, या तुम मुझे ये नोटिस भेजता कि कोई सूट पेंडिंग है उसके बारे में बताते, या मुझे तुम ये बताते कि आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग तुमने फाइल कर दी है बिफोर रिसीव सच नोटिस, तो उसने ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया है, इसको ऑफिशियल क्रेडिटर को एफिडेविट पे लिख देना पड़ेगा, मजाक थोड़ा ना चला देंगे ऐसे ही, ऑलराइट, एंड copy of the certificate from financial institutions where the official creditor maintain his accounts। जी हाँ समझना, अब जो भी पेमेंट रिसीव किया गया होगा ना, जिसने जो भी चैनल, जैसे मान लीजिए कि जैसे बैंक में उसका अकाउंट है, उस बैंक अकाउंट में मनी रिसीव हुआ है नहीं हुआ है, उसका सर्टिफिकेट लेकर आओ बैंक से। जी हाँ, ये सर्टिफिकेट शो करो कि भैया आपके पास में, आप दिखाओ मेरे को भाई आपके बैंक का, कि अगर आपके पास पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है, इस डेट पर नहीं आया है, और आपने डेट आपके कॉन्ट्रैक्ट में देखेंगे, आपके एग्रीमेंट देखेंगे, आपको पेमेंट कर देना विद इन 15 डेज,
तो उसको चेक किया जाएगा कहाँ से आपके जो आपका सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है, कहाँ से आपके फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जहाँ पर आपने अपना अकाउंट मेंटेन किया होगा। ऑलराइट, किसने, मतलब ऑफिशियल क्रेडिटर ने। और कहता है या एनी रिकॉर्ड विद इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी मतलब जो कंपनी अपने पास में या जो ऑफिशियल क्रेडिटर जो है, ऑफिशियल क्रेडिटर अपने पास जो मेंटेन कर रहा है रिकॉर्ड्स, वो। क्लियर एकदम। 4 बातें जाएंगी, इनवॉइस है, डिमांड नोटिस का कॉपी जाएगा, ऑलराइट सर, एफिडेविट जाएगा, ऑलराइट सर, सर्टिफिकेट लेके आएंगे, कहां से लेके आएंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, विद ओसी मतलब ऑफिशियल क्रेडिटर मेंटेनेंस अकाउंट्स, एंड कॉपी ऑफ एनी रिकॉर्ड विद द इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। क्लियर एकदम। नाउ सेक्शन 9 सबसेक्शन 4, सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 क्या कहता है देखो ना, ये पहला आपने प्रोसेस फॉलो कर लिया। अब ओसी इनिशिएट द सीआईआर प्रोसेस में प्रपोज अ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल टू एक्ट एज द इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स। वो बोलेगा कि काम करो भाई, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स को बोलेंगे कि देखो समझ लो, ऐसे आपने याद रखना, आपने फाइनेंशियल क्रेडिटर केस में भी ऐसे किया था, इससे यहां पर हम सेम करेंगे। क्या वो बोलेगा, जो क्या बोलेगा, प्रपोज करेगा कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है ना, सच पर्सन शैल एक्ट एज अ इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स। सो प्रपोज का मतलब है यहाँ पे एक नेम की बात होगी कि भाई ठीक है, एक पर्सन होना चाहिए जो कौन होगा, आपका रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का आप नेम मेंशन कर रहे हो, एंड सच रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एक्ट एज अ इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स। मैंने आपको बताया था ये जनरली क्या करते हैं, याद रखिएगा, इनका जनरली पर्पस ये होता है कि ये जो जितना भी आईबीसी का प्रोसेस यहाँ फॉलो किया जा रहा है उसको कंसिडर करने में ये एक्चुअली उनको हेल्प करता है। ठीक है, कि मतलब लिस्ट वेरीफाई करना, क्लेम्स वेरीफाई करना। ठीक है, ऑलराइट। ना अब देखो सेम वहीं पे कॉन्सेप्ट आ गया जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, आपको बताए थे ना अभी। अब यहीं से सेम प्रोसेस आएगा। एडजुडिंग अथॉरिटी को कितना टाइम दिए, 14 डेज का, कि भैया एडमिट करो, रिजेक्ट करो, एडमिट करो या रिजेक्ट करो। अगर रिजेक्ट कर दिया तो फटाक से बताओ, अगर रिजेक्ट कर दिया तो क्या करोगे। सर रिजेक्ट कर दिए तो आपको 7 डेज मिलेगा, 7 डेज मिलेगा, क्या करो, रेक्टिफाई करो डिफेक्ट को इन योर एप्लीकेशन। ऑलराइट, सिंपल है। एनसीआर प्रोसेस शेल कमेंस कब से होगा, डेट ऑफ एप्लीकेशन, जब से एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया गया है। ऑलराइट सर, ये उतना जल्दी हो भी गया। हाँ जी, आपका ये वाला पार्ट हो चुका है, आपको पता है, आपका सिर्फ एक पार्ट इसमें बचता है। कॉर्पोरेट डायरेक्टर जब खुद सीआईआर प्रोसेस के लिए, जी हाँ, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के लिए एप्लीकेशन फाइल करेगा, सिर्फ एक पार्ट बच रहा है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। रुक जाओ, मत जाओ बेटा, रुक जाओ, अभी ध्यान सुनो। अभी क्या करना है आपको, मैं आपका चैप्टर का बहुत मेजर पार्ट खत्म कर दिया। इसके अंदर आपको मुश्किल से हार्डली 6 स्लाइड्स हैं, आपको 6 स्लाइड्स को बैठ के रिलैक्स होके एक बार इनको देखना है, इनको वापस से सुनना चाहिए, सुन सकते हैं मेरे साथ, इवन आपने बोलते बोलते याद कर लिया होगा। ऑलराइट, याद कर चुके हैं, एक बार जब अच्छे से याद हो जाए अपनी बुक्स को लीजिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा, और मैं यहाँ तक कहता हूँ आपको कि एक बार इन्हें ध्यान से सुन लीजिएगा वापस। ऑलराइट, ध्यान सुनेंगे, याद हो गया, बिल्कुल याद हो गया। ऑलराइट, नेक्स्ट इसका पार्ट आने वाला है, याद रखिएगा, आपको जल्दी मिल जाएगा, आई मीन कल ही मिल जाएगा। इसे ध्यान से सुनिएगा और बने रहिएगा चैनल के साथ में, याद रखिएगा, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट मैं बता दूं आपको बात यहाँ पर क्या है, वो कि अब टेस्ट सीरीज कंटिन्यूस बेसिस पे चलता रहेगा, और हाफ बुक फुल बुक के हम नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देंगे, सीएस एग्जैक्टिव के लिए, सीएस प्रोफेशनल्स के लिए भी, और अमेंडमेंट सीरीज में मैं दोनों सीएस एग्जैक्टिव और सीएस प्रोफेशनल के स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।